अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक बच्चों। आज जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर जो है वो बेसिकली हमने बताया था आपको कि ये जो है वो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज, वो फैक्टर्स जो एंजाइम्स पर एक्ट कर रहे होते हैं, उन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। टेम्परेचर की, पीएच की, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं, कि उसका जो है वो ग्राफ कैसे होता है। सेपरेट कंसंट्रेशन टर्म आ गई, या फिर एंजाइम कंसंट्रेशन जो आ जाते हैं, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, चार किस्म के फैक्टर्स हैं। इन चारों को हम जो है वो देख लेंगे, स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में, और लाइन टू लाइन बुक के हिसाब से भी देख लेंगे। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। सबसे पहले हम बुक की लाइन को रीड करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्लियर करने के बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज, वो फैक्टर्स जो कि एंजाइम के रेट रिएक्शन को अफेक्ट करते हो रहे होते हैं, उन फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भाई। The rate of enzyme activity means the quantity of substrate transfer into product in a unit time 1 second। यानी जो रेट है, अ, जो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन है, जो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन जो होता है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि हमें पता है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर अटैच होता है, तो फिर वो वहीं पे रह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा एक सेकंड में, एक टाइम के एक सेकंड में, जो यूनिट टाइम से 1 सेकंड के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो उसे ये बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं हम कि ये फैक्टर्स होंगे या एंजाइम अफेक्ट कर रहे होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे। ठीक है, इन्होंने कुछ इस तरह से इसको जो है वो डिफाइन किया हुआ है, तो आप समझ लें इसको इस तरह से कि जब सब्सट्रेट ट्रांसफर होते हैं इनटू प्रोडक्ट, तो एक सेकंड में जो भी रेट ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है, इट इज कॉल्ड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर सेकंड, ग्रेटर विल बी द एंजाइम एक्टिविटी, और वाइस वर्सा। यही बात होगी कि अगर अमाउंट प्रोडक्ट की ज्यादा आएगी पर सेकंड के, एक सेकंड के अंदर, पर सेकंड जिसे हम एक सेकंड कह रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड के अंदर अगर अमाउंट प्रोडक्ट की ज्यादा बन रही है, तो ये ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी हो रही होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो पर सेकंड के अंदर प्रोडक्ट की अमाउंट भी ज्यादा बनेगी ना भाई। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखें, सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को या रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो कौन से हैं? आर टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ईटीसी। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स हैं, इनको हम बुक में जो है वो डिफाइन कर रहे हैं होते हैं। ठीक है, तो बुक के लिहाज से हम देखेंगे इन फैक्टर्स को बच्चों, और कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई। चलो बेटा, शुरू करते हैं। तो आगे देखें, पहले इसका एक और पैराग्राफ जो है वो उसे रीड कर लेते हैं, फिर देखेंगे हम। ओके, when an inhibitor bind to an enzyme away from active site, the shape of enzyme become altered due to these allosteric inhibitor। अब देखें, हमें पता है कि क्या होता है कि कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें क्लियर करके आ गए हो, अब ये तो रिपीटिशन ही चल रही है बस। कि हमें पता है कि एंजाइम के पास एक एलोस्टेरिक साइड होती है, जहाँ पे इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है। ठीक है, और सेपरेट की जगह के अगर इनहिबिटर आ जाता है, तो वो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है ना? तो क्या होता है बेसिकली, जब इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइड पे या एलोस्टेरिक साइड पे, सॉरी, वहां पे अगर अटैच होता है, तो क्या होता है, तो वो जो है वो एंजाइम का जो शेप होता है ना, उसे अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर चेंज। इस नतीजे में जो
एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, वो भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो सबस्ट्रेट निकल जाता है, ठीक है ना। आर चेंज्ड स्लाइटली सो दैट द बिकम अनेबल टू रिसीव सबस्ट्रेट, इसीलिए सबस्ट्रेट वहां पे रह नहीं पाता, रिसीव नहीं कर पाता। सम मॉलिक्यूल आल्सो वर्क एज एक्टिवेटर्स, हाँ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एक्टिवेटर की तौर पर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि देखें, व्हेन बाइंड टू एंजाइम, जब वो बाइंड करते हैं एक्टिवेटर्स एंजाइम के साथ, फ्रॉम द एक्टिव साइट these molecules are called allosteric activators, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट से दूर रह के, देखिए हमने पढ़ा था कि यार को एंजाइम होते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक फैक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये उन्हीं जिन्हें हम एक्टिवेटर्स कहते हैं, वही बात चल रही है कि एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स जिन्हें हम कह रहे होते हैं, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स जिन्हें हम कह रहे होते हैं बेटा, तो ये क्या है कि बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपको एंजाइम इन ऑर्गेनिक कोफैक्टर का एग्जांपल ले लें। अब ये है तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है, अब ये है एक्टिवेटर मॉलिक्यूल, ठीक है, काम करता है एक्टिवेटर मॉलिक्यूल के तौर पर, या हम कह लें इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। तो जब अवे फ्रॉम एक्टिव साइट से दूसरी एलोस्टेरिक साइट पर आ गए, यहाँ इस जहाँ पे वो ये अटैच होता है एंजाइम के साथ ये मॉलिक्यूल, तो ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स करता है। उसी टाइम जब के इनहिबिटर्स अटैच हो रहा था उसी एलोस्टेरिक साइट पर, तो क्या कर रहा था, रिएक्शन को स्टॉप कर रहा था। और अब ये जो है वो रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को बूस्ट अप कर रहे हैं, रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हैं, सॉरी क्या कर रहे हैं, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, ओके, एक्टिवेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स और एटम को। दीज एलोस्टेरिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज इन द फंक्शन ऑफ एक्टिव साइट, भाई इनके काम में भी बढ़ाई हो रही है। दीज मॉलिक्यूल डू नॉट बाउंड कोवेलेंट टू द एंजाइम, हाँ एंजाइम के साथ इनका कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, बाद में प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। सो देयर इंटरेक्शन आर रिवर्सिबल, हाँ मान लें उसका जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा, या इंटरेक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा, वो दोबारा से चेंज भी हो जाता है, निकल जाता है। These activators may influence by thermal cofactor and concentration of a substrate, तो ये एक्टिवेटर्स जो थे हमारे पास, हाँ, जिनके अंदर थर्मल कोफैक्टर भी आ रहे थे, जैसे कि टेम्परेचर है, ठीक है, और कंसंट्रेशन आ रहे थे, जैसे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या एंजाइम कंसंट्रेशन ले ले आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर की, चलो अब देखें। पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर का ग्राफ के अंदर क्या रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे ग्राफ जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ग्राफ जो है ना, इधर मेरे पास लैपटॉप है तो डिवाइस के अंदर मुझे ना बनाने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, इसलिए मैं पहले अपने बोर्ड पे बना लेता हूँ, और फिर जो है वो मैं मार्कअप स्क्रीनशॉट करके जो है वो यहाँ पे आपके लिए कंटेंट बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ में आ जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं, टाइम ज़ाया के करे बिना ही हम जो है वो अपना आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है बच्चों। सो ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। हेलो, हेलो, देख रहे हो, देख रहे हो, फोकस तो करो, फोकस करो बेटा। अब यहाँ पे आपको एक चीज नहीं मिलने वाली है, हलवा मिलने वाला है आपको, खा लेना आकर, एनर्जी मिलेगी तुम्हें, एनर्जी मिलेगी आपको। तो अच्छा बच्चों, क्या है कि अब जो टॉपिक है हमारे पास, ग्राफिकल टेम्परेचर के जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसको देखने के लिए ना आपको थोड़ा फोकस की जो है वो हमें, आपके फोकस की जरूरत है कि आप फोकस करें, देखें। तो बेसिकली ये एक ग्राफ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, दो चीजें देखें पहले। सबसे पहले एक्स एक्सिस की तरफ नजर लगाएं और वाई एक्सिस की तरफ नजर लगाएं, देख ले गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देख लिया। अब देखें वाई एक्सिस की तरफ क्या होती है, एनर्जी एक्टिवेशन, एक्स एक्स की तरफ हमने क्या ले लिया, टेम्परेचर, क्या ले लिया हमने, टेम्परेचर। अब देखें यहाँ पे, अब जो ये जो पहाड़ बन रहा है ना बेटा, ये जो पहाड़ बन रहा है ना,
इसे हम क्या कह रहे हैं? अब देखें, एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर हमने टेम्परेचर लिया और एनर्जी एक्टिवेशन वाई एक्सिस के अंदर ली। तो यहाँ पे अब ये चीज ऑब्जर्व करें, आप एक चीज ऑब्जर्व करना, फील करना इसे, कि देखें जब 0 सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये नेगेटिव रहेगा, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन के अंदर एंजाइम क्या होंगे, ये इनएक्टिव होंगे। 0 सेल्सियस पर क्या होगा, इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, स्लोली एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअरिंग करके ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन या एक्टिविटी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन की इंक्रीज कर रही होगी। पर हाँ, ये कुछ पॉइंट तक, जहाँ जिसको हम कह रहे थे ट्रांजिशन स्टेट तक करेगा, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम हो जाएगा, एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। जहाँ पे टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा वहां तक ये इंक्रीज करेगा। फिर बाद में दोबारा से एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर से दोबारा डिक्रीज। ठीक है, अब देखें 100 सेल्सियस पे ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डीनेचर, क्या हो रहे होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। तो यही था बेटा इसके अंदर, और कुछ भी नहीं था, कि जब 0 सेल्सियस पे होते हैं तो इनएक्टिव पे होते हैं, जब 100 सेल्सियस होते हैं तो डीनेचर हो जाते हैं। टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अंदर इनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। क्लियर है ग्राफ, क्लियर है। अब दो पॉइंट देख लें भाई। ह्यूमन के अंदर इंसान के अंदर जो टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है वो 37 सेल्सियस होता है। ठीक है, इसी तरह देख लें आप, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो 25 सेल्सियस से 42 सेल्सियस के भी दरमियान होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हॉट स्प्रिंग के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होता है, तो उनके अंदर जो वो हाई टेम्परेचर होता है, 70 सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। वो बुक की लाइन में हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब बुक की लाइन को देख लेते हैं, उसको हम बुक की लाइन में अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ग्राफ समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द मोलिकुलर मोशन। टेम्परेचर की बात करें बेटा, कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड कर रहा है उसके मोलिकुलर मोशन के ऊपर। ठीक है, एग्जांपल है कि हायर द नंबर ऑफ सेपरेट मॉलिक्यूल रीच टू एंजाइम, हायर विल बी द चांस ऑफ रिएक्शन और वाइस वर्सा। भाई इनके कहने का मुताबिक ये है कि जितनी सब्सट्रेट के नंबर ज्यादा होंगे ना, सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के नंबर जितने हायर होंगे और रीच कर रहे होंगे हायर एंजाइम के साथ, तो उतना ही जो है वो रिएक्शन का ज्यादा होना जो है वो पॉसिबल है। वाइस वर्सा आप समझ लें, या रिएक्शन जितना जो होगा तो उस हिसाब से सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है ना, तो ये तो कोई पॉइंट नहीं थी समझने की या याद करने की। ठीक है ना, तो इसके अंदर ऐसा कोई खास चीज नहीं था, बस यही समझना था कि भाई सब्सट्रेट के नंबर ज्यादा होंगे तो भाई चांस ज्यादा है रिएक्शन का एंजाइम के साथ। It is estimated that increase in 10 Celsius of temperature double this reaction, the rate of reaction. ये very important point है, ये very important है। MCQs पॉइंट से आपके लिए very important point है कि देखें 0 सेल्सियस से जहां पे एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव, वहां से हर 10 सेल्सियस आप जब बढ़ाओगे, 10 सेल्सियस तक आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब तक एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक्टिविटी एंजाइम मैक्सिमम नहीं हो जाती, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नहीं आती, तब तक अगर आप 10 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे, 10 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करे, जो होगी वो डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा 10 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे।
एंजाइम आर आल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर, हाँ अपने स्पेसिफिसिटी को लेके एंजाइम नेचर को लेके वो बड़े वो होते हैं, सेल्फिश होते हैं, तो इसीलिए टेम्परेचर को भी लेके ये सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनकी प्रोटीनियस नेचर होती है, कंपोजिशन होती है। द टेम्परेचर पर एंजाइम वर्क मैक्सिमम लेट द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज मैक्सिमम कॉल ऑप्टिमम टेम्परेचर, आपको बता चुका हूँ कि ऑप्टिमम टेम्परेचर इसकी जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, रिएक्शन का। और बिलो एंड अबव, उससे नीचे और ऊपर, बिलो और नीचे जो टेम्परेचर होता है एंजाइम एक्टिविटी या तो डिक्रीज हो रहा होता है या इंक्रीज कर रहा होता है, हाँ सॉरी, बिलो एंड अबव दिस टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक तो बढ़ रही होती है, बाद में क्या हो रही होती है भाई, वो घट रही होती है, ठीक है। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ, आगे देख लेते हैं। द ह्यूमन एंजाइम आर हाईली एक्टिव एट अबाउट 37 सेल्सियस, ये पॉइंट बता चुका हूँ मैं आपको भाई, 37 सेल्सियस पे जो है वो इंसान का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो यानी हाईली एक्टिव होते हैं एंजाइम। एंड ऑल आर द कम्प्लीटली डीनेचर एंड 100 सेल्सियस, और 100 सेल्सियस पे सारे डीनेचर हो जाते हैं कम्प्लीटली, जबकि मिनिमम 0 सेल्सियस एक्टिविटी होती, 0 सेल्सियस टेम्परेचर पे एक्टिविटी जो है वो मिनिमम होती है, रिड्यूस हो जाती है, बट हाँ एंजाइम डिस्ट्रॉयड नहीं होते, बट डू नॉट एंजाइम डिस्ट्रॉयड, तो एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, मिनिमम हो जाती है बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द एंजाइम इन द हायर ऑर्गेनिज्म हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 25 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस, क्लियर है पॉइंट, ये तो आपको बता चुका हूँ, रट्टे वाले पॉइंट है, याद कर लेना बेटा। सम बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, उन्हें हम थर्मोफिलिक कह रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी हाई होता है, 70 सेल्सियस तक होता है, हायर है, बहुत बहुत हाई है, ठीक है ना। तो such enzyme are also used in a biological washing powder at high temperature washing, तो भाई इसको वहीं पे भी यूज करते हैं वॉशिंग पाउडर के अंदर हम, ठीक है ना। तो और तो कुछ था नहीं इसके अंदर, ये वही बात है, वही स्ट्रक्चर है जो आपको मैंने समझा दिया है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन है, एक साइड टेम्परेचर है, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जो है वो इंक्रीज करेगी एक्टिविटी, बाद में डिक्रीज कर जाएगी और कंप्लीट डीनेचर हो जाएगी 100 सेल्सियस पे, क्लियर है पॉइंट। अब देखें, अब धमाकेदार चीज आ रही है ना, अब फोकस और करें, अब धमाकेदार चीज आ रही है बेटा, अब बढ़िया चीज आने वाली है आपके पास, पढ़ लिया? क्या समझे? पीएच लेवल चार्ट, पीएच लेवल चार्ट, पीएच लेवल चार्ट, पीएच लेवल चार्ट यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन लेवल चार्ट। देखिए इसके अंदर 0 से 14 तक आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं, 0 से 14 तक कलर दिखाई दे रहे हैं। अब ये पीएच लेवल है, देखें 0 से 6 के बीच में जो भी पीएच होगी, 0 से 6 तक जो पीएच होगी, जिन एंजाइम्स की पीएच होगी, जिस पीएच पे एंजाइम काम कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा, 0 से 6 के बीच, 6 तक, तो उनका जो मीडियम होगा ना वो एसिडिक मीडियम होगा, क्या होगा? एसिडिक मीडियम होगा। हाँ, अगर वो 7 पॉइंट पर आकर माना ऐसे एंजाइम है जो उसकी पीएच 7 है, एक्ट कर रहे हैं, उनका ऑप्टिमम पीएच कितना है भाई? 7 ऑप्टिमम पीएच होगा, तो वो न्यूट्रल हो कहलाएंगे। हाँ, 8 से 14 तक अगर पीएच है आ जाता है किसी एंजाइम का, तो उसे हम अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं, क्लियर। अब चार्ट देख ले, चार्ट को ऑब्जर्व करें। सेकंड चार्ट है हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन बाय ग्राफ, तो एक्स एक्सिस के अंदर हमने ले लिया पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच को, वाई एक्सिस के अंदर हमने एनर्जी, एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम कह रहे हैं वो ले लिया, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है कि पहले तो एक्टिविटी एंजाइम इंक्रीज करती है, इनएक्टिव होते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज कर रही होती है, मैक्सिमम एक्टिविटी होती है तो वहां पे ऑप्टिमम पीएच हो जाता है, ऑप्टिमम पीएच जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे कह रहे थे, तो इस तरह ऑप्टिमम पीएच होता है, बाद में एक्टिविटी डिक्रीज होती है और डिनेचरेशन हो जाती है, बस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, और क्या। अब देखें, अब देखें, इधर देखें, इधर देखें, अफेक्ट ऑफ पीएच,
The activity of enzyme varies considerably with the power of hydrogen, and there is a generally a marked optimum pH for each enzyme. तो भाई नीचे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, हाँ वहां पे ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट ये कह रहा है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है, रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसे हम कंसीडर करते हैं पीएच, ठीक है। तो जनरली उसको हम मार्क करते हैं ऑप्टिमम पीएच में। तो आपको बता चुका हूँ मैं अभी अभी जो वो स्ट्रक्चर में कि भाई ऑप्टिमम पीएच होता है वहां पे जो वो हमारे पास एक्टिविटी है एंजाइम की जो है वो हाई होती है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे, ओके। ईच एंजाइम हैज अ वेरी नैरो रेंज, हाँ हर एंजाइम के पास नैरो रेंज होती है, और इट वर्क ऑप्टिमम पीएच, और वो काम करता है ऑप्टिमम पीएच पर। द पीएच हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द चार्जेस ऑफ अमीनो एसिड साइट्स चेन्स व्हिच फ्रॉम टेरिटरी एंड क्वाaternary। हाँ पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पीएच जिसे कह रहे हैं ये मार्क को अफेक्ट करती है कि जो अमाइनो एसिड की चार्जेस आ जाती है हमारे पास चेन के अंदर, ठीक है। क्वाटनरी और टेरिटरी स्ट्रक्चर जो इनका होता है, क्योंकि प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम जो है वो, ठीक है। तो इनके अंदर जो है वो लिटिल चेंज आ जाती है पीएच की खास, तो थोड़ी सी पीएच की बेटा जब चेंज आती है, लिटिल चेंज आ जाती है, तो ये क्या काज करते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके अंदर आयोनाइजेशन होती है, ठीक है। ऑफ एंजाइम दे बिकम ना, तो वो है क्या हो जाते हैं, इनिशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क इन द रेंज ऑफ 7 to 8। अब देखें हमने जब बात करें ना, तो एंजाइम की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले दिमाग में याद आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे एंजाइम पढ़ रहे होते हैं। सिस्टम के अंदर पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम होता है, फिर पेप्सिन में जो है किस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कन्वर्ट रिएक्ट करके जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है पेप्सिन में, ठीक है ना। तो ऐसे इस किस्म के गैस्ट्रिक बहुत सारे हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एंजाइम्स के पढ़ रहे होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग से हम जो है वो सिलेवरी अमाइलेस एंजाइम से जो है वो कहानी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे एंजाइम को देखते हैं, तो एंजाइम को लेकर हमें सबसे पहले क्या याद आता है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले यहाँ पे देखें, मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लोगों का, वो वर्क करता है, ज्यादातर जो काम करता है वो 7 से 8 रेंज के, इनका जो रेंज होती है वो क्या होती है, 7 से 8 ऑप्टिमम पीएच होती है। ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, 7, ठीक है, यहाँ 8 विथ फ्यू एक्सेप्शन। हाँ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, लाइक अ गैस्ट्रिक एंजाइम, जैसे कि गैस्ट्रिक एंजाइम हो गए, ठीक है, सीक्रेटेड बाय सम सेल ऑफ स्टमक। कुछ स्टमक का सेल हैं जो कि गैस्ट्रिक एंजाइम को सीक्रेट कर रहे होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है भाई, जिस तरह केमिस्ट्री में आता है ना एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को याद करने का, बोलने का नहीं। एक्सेप्शन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एमसीक्यू, ठीक है बेटा। एक्सेप्शन को याद कर लेना कि एक्सेप्शन है गैस्ट्रिक एंजाइम सीक्रेटेड बाय सम सेल ऑफ इट स्टमक, ठीक है। एग्जांपल पेप्सिन, जैसे पेप्सिन ले ले आप, पेप्सिन ले लें। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन वर्क एट हाईली एसिडिक कंडीशन। पेप्सिन काम करता है हाईली एसिडिक मीडियम पर कंडीशन पर, और इसका ऑप्टिमम पीएच होता है 1.4 पर। काम जो करता है, ये रेंज जो होती है इसकी 1.5 से 2.5 तक होती है। ऑन द अदर साइड अमाइलेस एंजाइम को देख लें, ठीक है, जो कि रिलीज होता है पेनक्रियाज से, जो कि काम करता हो रहा होता है, वर्क कर रहा होता है हाईली अल्कलाइन पर, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम पर, और जिसकी पीएच वो 8.5 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हो रहा है, इसमें आप जो है पॉइंट नोट कर लें, आप समझ जाओगे क्लियर, ठीक है। अब आप समझ जाओगे, देखें बेटा, इसकी जो है ये ऑप्टिमम पीएच होगा पेप्सिन का, तो ये क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो हमने बताया था कि 1.5 से 2.5 तक ऑप्टिमम पीएच पेप्सिन का हो सकता है, यानी ये हाईली एसिडिक मीडियम होते हैं। क्या होते हैं, हाईली एसिडिक मीडियम होते हैं। क्योंकि जबकि आप मैंने चार्ट पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था 1 से 6 लाख तक क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम,
7 पर न्यूट्रल, 7 से सॉरी 8 से आगे जो है वो 12 13 14 तक अल्कलाइन मीडियम होता है। तो आप सिलाइवरी अमाइलेज एंजाइम देख लें, ठीक है। तो अब ये सिलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं सिलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ये भाई पीएच क्या आ रही है इनकी 6 पीएच आ रही है। तो हम क्या कहेंगे इसको, भाई ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम है, हाईली एसिडिक मीडियम नहीं कह सकते। अगर ये 7 पे होता तो हम इसको न्यूट्रल मान लेते। क्या मान लेते भाई, न्यूट्रल। इसी तरह भाई इसका देखें 9 पीएच है, तो ये अल्कलाइन है, मीडियम है। फॉस्फेट फॉस्फोटेज एंजाइम जो कि सेल मेम्ब्रेन को बना रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेप्सिन ट्रेप्सिन एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, क्योंकि ट्रेप्सिन भी जो है हमारे पास अल्कलाइन मीडियम पर जो है वो वर्क कर रहा होता है। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं अब। हाँ, अब एक और नया टॉपिक आ रहा है हमारे पास, दैट इज अबाउट द एंजाइम कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ये टॉपिक नया नहीं है, सॉरी बेटा, ये हमारे पास एक इसी से ही रिलेटेड जो हमारे पास फैक्टर है, वो फैक्टर है, उसको हम समझेंगे। ये फैक्टर है कि एंजाइम कंसंट्रेशन, जिसे हम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कह रहे होते हैं भाई, उसका देखिए इसके अंदर हमने एक्स एक्सिस के अंदर क्या ले लिया, एक्स एक्सिस के अंदर हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस के अंदर हमने ले ली एनर्जी कन्वर्जेशन, ठीक है। एनर्जी ले ली हमने, कन्वर्जेशन जो हो रही है, ठीक है। और वाई एक्सिस के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया। तो भाई क्या होता है कि बेसिकली इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन पहले स्लोली आस्ते आस्ते क्या होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। क्या होता है, स्लोली रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। और बाद में क्या होता है, किसी कुछ टाइम के बाद ये रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट पर आकर आ जाता है, कांस्टेंट पे आ जाता है। अब क्यों आता है, अब देखें। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपोबोलर कर्व होता है, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाकार कहते हैं बेटा इसको हम। अब इसको आप क्लियर होगा आगे तब, ऐसे के जब आप देखोगे इसके दूसरे एग्जांपल समझोगे फिर। अब देखें बेटा, आप गौर से थोड़ा फोकस दें, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। देखें यहाँ पे, ये एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। ये एंजाइम की एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो रहा होता है, और ये हमारे पास इनहिबिटर है। और ये वो एक्टिव साइट है जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कह रहे हैं, जहाँ पे इनहिबिटर्स आके अटैच हो रहा होता है। तो दिस साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, एंड जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो रहा होता है उसको साइट को हम एक्टिव साइट कह रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे आप पॉइंट नोट करेंगे कि जब इनहिबिटर अटैच होगा एलोस्टेरिक साइट पर, तो ये जो है वो शेप चेंज कर देगा। इट चेंज द शेप ऑफ एंजाइम, एंजाइम की शेप जो है वो चेंज कर देगा। जब शेप चेंज होगा तो फिर उसकी जो एक्टिव साइट है उसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से अब जो वो सबस्ट्रेट वहां पर रह नहीं पाएगा, सबस्ट्रेट जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, बेसिकली रिएक्शन स्टॉप। रिएक्शन क्या कर रहा होगा, स्टॉप। रिएक्शन होगा ही नहीं, स्टॉप जाएगा। तो यही पॉइंट है जो आपको मैं समझाना चाह रहा था। क्लियर हो गई। अब थोड़ा रीडिंग के लिहाज से देख लें तो टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा आपका। देख लें, एंजाइम कंसंट्रेशन, द एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि जो सबस्ट्रेट है एंजाइम मॉलिक्यूल्स के, उनकी अवेलेबिलिटी के, उनकी सबस्ट्रेट कितनी मौजूद है, कितनी क्वांटिटी के अंदर है। इफ द सबस्ट्रेट टू कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, सबस्ट्रेट टू की कंसंट्रेशन अगर हाई है तो एंजाइम कंसंट्रेशन तो वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम से, ठीक है। पर क्या होता है कि बट इन रियल कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑलवेज लिमिटेड। तो रियल कंडीशन के अंदर
सब्सट्रेट की कंडीशन क्या होती है, लिमिटेड होती है। सो द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज, पहले तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज कर रही होती है, क्योंकि विद द इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन, के एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसीलिए जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही होती है। बाद में क्या होता है, इनिशियली क्या शुरुआती में तो इंक्रीज कर रही होती है, बट आफ्टर बाद में सम टाइम कुछ वक्त के बाद इट रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाती है। स्ट्रक्चर के लिहाज से आपको मैंने क्लियर करवा दिया है। फर्दर देखते हैं हम आगे, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ये भी सेम पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। कि कह रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट इन कंडीशन वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। तो ये पॉइंट है भी है कि पहले तो इंक्रीज कर रहा होता है, बाद में क्या हो जाए, कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो हाफ जब लेते हैं वी अपन 2m, तो के एम वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना? नहीं नहीं, बहुत आसान है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो the rate of reaction increase with an increase in the concentration of substrate in a condition where enzyme concentration remain constant। देखें, जो रिएक्शन रेट हो रहा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा होता है जब कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ रही होती है। देखें, आप इमेजिन करें आपके पास ऐसी कोई एच ट्यूब मौजूद है, सॉरी आप एच ट्यूब नहीं बल्कि आप गिलास ट्यूब ले लें। आप एक सी गिलास ट्यूब के अंदर आप इमेजिन करें कि उस गिलास ट्यूब के अंदर सबसे पहले क्या है कि एक एंजाइम पड़ा हुआ है, एक एंजाइम पड़ा हुआ है। अब उसके अंदर आप एक एक सबस्ट्रेट डालो, एक सबस्ट्रेट डाला। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ऑब्जर्व करें, फिर एक दूसरा सबस्ट्रेट डालें। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आप ऑब्जर्व करें, फिर 100 सबस्ट्रेट डाल दें, 100 सबस्ट्रेट डाल दें, कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ रही है ना, 100 सबस्ट्रेट डाल दें, फिर आप ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, आप देख लें। अब देख लें, the increase remain continue until availability enzyme become saturated। तो उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, सेचुरेशन मिल जाएगी विद सबस्ट्रेट। ठीक है, तो देयर विल बी नो इंक्रीज, तो फिर कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगी एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर टू सर्टेन हायर लेवल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सेचुरेशन मेंटेन हो जाएगी, कोई भी एक्टिविटी एंजाइम की बढ़ेगी नहीं, इंक्रीज नहीं करेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, and at very high concentration the substrate exert a retarding effect। तो हाई कंसंट्रेशन पर सबस्ट्रेट फिर जो है वो रिटार्डिंग इफेक्ट को जो है वो कर रहे होंगे एंजाइम के एक्शन पे। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब देखें, दो पॉइंट है इसके अंदर कि दिस इज में ड्यू टू टू रीजन, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि क्वांटिटी सबस्ट्रेट की ज्यादा हो एंजाइम के अंदर, एंजाइम से एंजाइम की क्वांटिटी कम है, सबस्ट्रेट की ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन पे, या एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट आ रहा हो, एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट हो रहा हो। ठीक है, इट मींस द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी। कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम वेलोसिटी में बात कर रहा था कि v/2 क्यों ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम कंसंट्रेशन आपस में। ठीक है, पर कब तक, certain maximum velocity after which further increase in substrate concentration। अगर उस मैक्सिमम वेलोसिटी से बाद में अगर हम इंक्रीज करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो कोई भी इफेक्ट नहीं आता रेट ऑफ रिएक्शन पर। क्लियर है पॉइंट? तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको ये चीज समझानी थी, आपको क्लियर हो गया होगा। रात का टाइम भी बहुत हो चुका है, एक हो चुका है मेरे ख्याल से, दिन 12 हो रहा है, आई थिंक 12, या लाइट भी चली गई है। तो बच्चों, यहाँ तक वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ पर हम जो है वो इनहिबिटर्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।